क्या तुम सोच सकते हो कि सिनेमा के इतिहास का सबसे ऊर्जावान और खुशियों से भरा गाना असल में एक सुपरस्टार के गहरे मानसिक अवसाद यानी क्लिनिकल डिप्रेशन का नतीजा था। क्या? ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। एक तरफ डिप्रेशन जैसा अंधेरा और दूसरी तरफ मधुबन में राधिका नाचे जैसा खिलखिलाता हुआ गाना। इन दोनों का कनेक्शन भला कैसे हो सकता है? यही तो आज के हमारे इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। आज हम सिर्फ पुराने गानों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस गोल्डन एरा की गहराई में उतरेंगे जहां संगीतकार नौशाद, गायक मोहम्मद रफ़ी और गीतकार शकील बदायूनी की तिकड़ी ने न सिर्फ गाने बनाए बल्कि इतिहास दिखा। अच्छा, मतलब आज की ये वीडियो सिर्फ यादों के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए है कि कैसे एक टीम वर्क ने अभिनेताओं के करियर की दिशा बदल दी। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आज उस दौर की बात करेंगे जब एक संगीतकार की फीस 75,000 से सीधा 1.5 लाख हो गई थी। 1950 और 60 के दशक में इतनी बड़ी रकम, सोचो उस समय की वैल्यू क्या रही होगी। आप रे, 1.5 लाख! और उस जमाने में आज के हिसाब से तो ये करोड़ों में होगा। पर रिया, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। सुना है इस तिकड़ी के बीच वफादारी की ऐसी मिसाल थी जो आज के कॉरपोरेट दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन सकती है। हाँ, सही कहा। तो चलिए सीधे चलते हैं 1952 के उस दौर में जब फिल्म बैजू बावरा ने फिल्म इंडस्ट्री की नींव हिला दी थी। बैजू बावरा की सफलता के बाद ये साफ हो गया था कि मोहम्मद रफ़ी अब बॉलीवुड के बेताज बादशाह बन चुके हैं। उनकी आवाज़ का दायरा इतना बड़ा था कि वो ऊंचे से ऊंचे सुर और एकदम धीमे सुर दोनों पर बराबर का अधिकार रखते थे। और इसी तकनीकी खूबी ने उन्हें ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की स्थायी आवाज़ बना दी, है ना? बिल्कुल। दिलीप कुमार के किरदारों में जो एक खास तरह का ठहराव और दर्द होता था, रफ़ी साहब उसे अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव से पूरी तरह पकड़ लेते थे। लेकिन इस सफलता के पीछे संगीतकार नौशाद की कार्यशैली को समझना बहुत ज़रूरी है। नौशाद साहब के बारे में तो सुना है कि वो सिर्फ धुनें नहीं बनाते थे, बल्कि वो उर्दू शायरी के भी बहुत शौकीन थे। अगर मैं एक उदाहरण दूं, तो मान लो कि नौशाद का संगीत एक भव्य महल का बुनियादी ढांचा था। शकील बदायूनी की शायरी उस महल की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी थी। लेकिन वो पूरा महल तब तक अंधेरे में था जब तक रफ़ी साहब की आवाज़ ने रोशनी बनकर उसे जगमगा नहीं दिया। क्या बात है! बिना उस रोशनी के जनता कभी उस महल की खूबसूरती देख ही नहीं पाती। अब बात करते हैं 1957 की, जब महबूब खान की मदर इंडिया आई। ये फिल्म भारतीय सिनेमा का वो मील का पत्थर है जिसने हमें ऑस्कर तक पहुंचाया। यहाँ मेरा एक सवाल है। मदर इंडिया तो नरगिस और सुनील दत्त के संघर्ष की कहानी थी, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली फिल्म। तो फिर नौशाद साहब के संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी शोहरत कैसे मिली? विदेशियों को तो हमारी भाषा समझ नहीं आती। यही तो जादू है। जब फिल्म ऑस्कर के लिए गई या विदेशों में रिलीज हुई, तो भाषा वास्तव में एक दीवार थी, लेकिन नौशाद का संगीत उस मिट्टी की खुशबू का इमोशनल ट्रांसलेशन था। विदेशी दर्शक बिना शब्द समझे उस दर्द और संघर्ष को उन धुनों के जरिए महसूस कर रहे थे। यानी संगीत ने उस भाषा की दीवार को ही गिरा दिया। बिल्कुल। और इसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान ने नौशाद साहब के मार्केट वैल्यू को आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ रही थी, खासकर दिलीप कुमार को। क्या तुम्हें पता है कि 1960 के आते आते दिलीप कुमार एक बहुत ही गंभीर दौर से गुजर रहे थे। देवदास और दाग जैसी फिल्मों में गहरे उदास किरदार निभाते निभाते वो असल जिंदगी में भी क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। सच में? मतलब एक एक्टर अपने किरदार के दर्द में इतना डूब गया कि उसकी दिमागी हालत खराब होने लगी? हाँ, यहीं पर मेडिकल साइंस और संगीत का एक अनोखा मेल हुआ। उनके डॉक्टर ने उन्हें एक सख्त सलाह दी, अगर आप इस अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो ट्रेजेडी किंग का चोला उतारिए और कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्में कीजिए। और इसी डॉक्टर की सलाह ने जन्म दिया फिल्म कोहिनूर को। लेकिन रिया, दिलीप साहब तो बदल गए, पर नौशाद साहब ने अपनी संगीत को इस नए माहौल में कैसे ढाला? यही तो नौशाद साहब की जीनियस बुद्धि दिखती है। उन्होंने फिल्म के गाने मधुबन में राधिका नाचे के लिए हमीर राग का चुनाव किया। विशेष रूप से हमीर राग ही क्यों? क्योंकि शास्त्रीय संगीत के विज्ञान के अनुसार हमीर राग अपनी ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता के लिए जाने जाता है।
ये राग डिप्रेशन और उदासी का सीधा काट है। कमाल है। मतलब एक डॉक्टर का पर्चा अंततः भारतीय सिनेमा के सबसे महान शास्त्रीय गीतों में से एक के जंग का कारण बन गया। कोहिनूर और मुगले आजम की अपार सफलता के बाद इस तिकड़ी का बाजार में सिक्का जम चुका था। तब नौशाद साहब ने अपनी फीस अचानक 75,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी। उस दौर में अपनी फीस रातों रात दुगनी कर देना, क्या फिल्म प्रोड्यूसर्स ने इसका विरोध नहीं किया? आखिर एक संगीतकार हीरो के बराबर पैसे कैसे मांग सकता है? बहुत वाजिब सवाल है। देखो, इसे कहते हैं लिवरेज या सौदेबाजी की ताकत। उस समय फिल्मों का प्रचार रेडियो के गानों से होता था। अगर गाने हिट तो फिल्म हिट। ओह, यानी प्रोड्यूसर्स जानते थे कि अगर वो नौशाद को 1.5 लाख देंगे तो वो संगीत के जरिए करोड़ों कमा लेंगे। एकदम सही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1963 की फिल्म मेरे महबूब। उस समय इस फिल्म के संगीत ने करीब 1 करोड़ का बिजनेस किया था। अब जरा सोचो, 1.5 लाख की फीस उस कमाई के सामने कितनी छोटी थी। ये कोई अहंकार नहीं था, बल्कि अपनी असली कीमत की पहचान थी। लेकिन जब इंसान सफलता के शिखर पर होता है, तभी अक्सर उसके रिश्तों की असली परीक्षा होती है। इस टीम के सबसे अहम सदस्य गीतकार शकील बदायूनी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहने लगा था। सुना है फिल्म इंडस्ट्री बहुत निर्मम होती है। यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाए तो लोग उसे तुरंत रिप्लेस कर देते हैं। क्या शकील साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ? नहीं, और यही से इस कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा है। मार्केट में कई नए गीतकार आ रहे थे, प्रोड्यूसर्स का दबाव था, लेकिन नौशाद साहब ने शकील का हाथ कभी नहीं छोड़ा। मतलब शकील साहब बीमार थे, फिर भी नौशाद साहब उन्हीं से गाने लिखवा रहे थे? हाँ, उन्होंने अपनी अगली 3 बड़ी फिल्मों का काम शकील को ही दे दिया, जबकि वो अस्पताल के बिस्तर पर थे। ये फैसला बिजनेस के हिसाब से बहुत रिस्की था, पर नौशाद साहब के लिए वफादारी और इंसानियत पहले थी। क्या तुम्हें लगता है कि नौशाद साहब सिर्फ क्लासिकल संगीत तक ही सीमित थे? दुनिया तो उन्हें पारंपरिक संगीत का ही बादशाह मानती है। क्या उन्होंने कभी कुछ हटकर करने की कोशिश की? बिल्कुल। 1964 की फिल्म लीडर, इसमें नौशाद साहब ने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया था। उन्होंने पहली बार पाश्चात्य यानी वेस्टर्न म्यूजिक का खुलकर प्रयोग किया। वेस्टर्न म्यूजिक मतलब गिटार और ड्रम? पर रफ़ी साहब की क्लासिकल आवाज़ पर यह सब कैसे जचा? हाँ, यही तो कलाकारी थी। अगर तुमने मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो ये गाना सुना, तो पता चलेगा कि नौशाद साहब ने रफ़ी साहब की सुरीली आवाज़ के पीछे जज स्टाइल की तेज़ रिदम और सैक्सोफोन का इस्तेमाल किया था। फिल्म भले ही बहुत बड़ी हिट न रही, लेकिन ये प्रयोग सुपर हिट रहा। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। 1968 तक आते आते बॉलीवुड के समीकरण बदलने लगे थे। फिल्म आदमी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्या बदलाव? क्या रफ़ी साहब की जगह किसी और ने ले ली थी? पूरी तरह नहीं, लेकिन पहली बार इस टीम के साथ एक नया गायक जुड़ा, महेंद्र कपूर। फिल्म आदमी में रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर ने एक साथ गाना गाया। ये एक संकेत था कि अब पुराने समीकरण एक नई दिशा में मुड़ रहे हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने देखा कि कैसे एक एक्टर का डिप्रेशन एक मास्टरपीस गाने की वजह से बना। हमने देखा कि अपनी वैल्यू पहचानना अहंकार नहीं, बल्कि बिजनेस का सही तरीका है। और सबसे बड़ी बात रिया, वो वफादारी जो नौशाद साहब ने बीमार शकील बदायूनी के लिए दिखाई। बिल्कुल। आज के समय में जब सफलता को 15 सेकंड के वायरल रील या डाटा एनालिटिक्स से नापा जाता है, क्या कोई टीम अपने बीमार साथी का इस तरह साथ निभा सकती है? आज के दौर में तो ये नामुमकिन सा लगता है। और ज़रा सोचिए, अगर दिलीप कुमार के डॉक्टर ने उन्हें वो सलाह न दी होती, तो क्या हमें मधुबन में राधिका नाचे जैसा गाना मिलता? शायद इतिहास में कई महान कलाकृतियों का जन्म किसी इंसान की मानसिक शांति की तलाश से ही हुआ है। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आज की कॉर्पोरेट दुनिया में वफादारी की कोई जगह है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।